नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, कोई भी सवाल आपके पास है स्टॉक स्पेसिफिक, कोई भी एडवाइस आपको हमारे एक्सपर्ट की चाहिए तो आप इस शो में शामिल हो सकते हैं और एक स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़िए हमारे शो के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर तो हैशटैग आस्क आवाज़ लिखकर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज़ जरूर लिखिएगा। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विक रिकैप मार्केट का। रुपये में जो वीकनेस देखने को मिल रही है उससे तो मूड बिगड़ ही रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हो रहा है, ट्रंप जो यूरोप को थ्रेटन कर रहे हैं या बाकी जो पॉलिटिकल रिस्क जो हैं, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कन्फ्यूजन, एप्रीहेंशंस और काफ़ी कॉशियसनेस मार्केट में क्रिएट की है। कॉन्फिडेंस की भारी कमी है। रुपए तो नए रिकॉर्ड निचले स्तर छू ही रहा है। एफआईएस की तरफ से भर भर कर बिकवाली हो रही है अगर जनवरी से लेकर अब तक के आंकड़े देखें तो। और अगर आज के मार्केट की बात करें तो मोमेंटम काफ़ी डिफरेंट था। कमजोरी के साथ खुले, कमजोरी पर्सिस्ट होते हुए दिखाई दी, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी हमने देखी। फाइनली मार्केट क्लोज हुआ निचले स्तरों से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा संभल कर, लेकिन वॉलेटाइल था। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भारी बिकवाली हमने प्रीवियस सेशन में भी देखी, आज के बाजार में भी देखी। एक समय में लगा था कि शायद ये बिकवाली अब थोड़ी रिकवर होगी, रिकवरी दिखाई भी दी, लेकिन उसके बाद वापस से कमजोरी के साथ मिड कैप्स बंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन क्या एक्शन रहा ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक, उसको पहले समझ लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए। देखिए, लगातार तीसरा दिन है मार्केट में गिरावट का। निफ्टी अगर आप देखें तो ज़रूर आपको थोड़ा सा ऑफलोज नज़र आएगा, लेकिन खास बात है कि अभी भी स्टॉक्स पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर रहे हैं। चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें या फिर माइक्रो कैप, यहाँ पर गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अभी तक वही कारण निकल कर आ रहे हैं कि दरअसल आप देखें तो अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही हैं और ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार से अनसर्टिनिटी चल रही है, मार्केट्स पर इम्पैक्ट आपको साफ नज़र आ रहा है। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत साफ है मार्केट पर। आप देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर इंटरनल्स काफ़ी बढ़िया थे। स्टॉक में इतनी गिरावट के बावजूद बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। मार्केट को आउट परफॉर्म किया इसने। जेएनके बैंक यहाँ पर भी तेज़ी रही। एसआरएफ, इसके नतीजे कल मार्केट के दौरान आगे थे, लेकिन आज यहाँ पर फॉलोअप एक्शन देखने को मिला। गिरावट यहाँ पर नजर आई। और विक्रम सोलार स्टॉक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिरते मार्केट्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाई, जैसे एमआरपीएल है, इटर्नल है, केपीआर मिल्स, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स नजर आए। आईटी स्टॉक्स में एकाएक गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे थे टेक महिंद्रा के, लेकिन इसमें तेजी टिक नहीं पाई, गिरावट यहाँ पर आई। परसिस्टेंट सिस्टम है, साइंट, यहाँ पर एक कट देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तो कल्याण ज्वेलर्स है, ये जब मार्केट अच्छा कर रहा था तभी भी परफॉर्म नहीं किया। आज देखें तो एक खबरों के बीच बड़ी गिरावट। डिक्सन टेक लगातार नोज डाइव कर रहा है। यूपीएल में लगातार दूसरा दिन बड़ी गिरावट का। और साथ में पेटीएम, यहाँ पर भी देखें तो दिन के दौरान बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया। ओके, चलिए, तो ये रहा एक क्विक मार्केट अपडेट। अब फटाफट से आउटलुक लेते हैं अगले सत्र के लिए। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर रहेगी अगले सेशन के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, प्रेशर में ही है मार्केट और जब तक राइस की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जब तक मार्केट जब 25,400 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई भी पुल बैक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। नीचे में मुझे लगता है शायद निफ्टी वापस से 25,000 और 25,000 के नीचे के लेवल्स 24,900 तक के भी लेवल्स देख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कम है, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा गिरावट थी ओवरऑल, तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऊपर में जो लेवल शॉर्टिंग के लिए सही रहेगा वो 59,000 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी आता है वहां पे शॉर्टिंग करे। 59,300 का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में मुझे लगता है बैंक निफ्टी 58,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? जी, स्ट्रेंथ के साथ ही रहना चाहेंगे। मिडिल में ही स्ट्रेंथ बनी हुई है और वहीं पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हिंडाल्को में पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 930 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 980 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो एक ट्रेड रिकमेंड किया गया है हिंडाल्को पर, जहां पोजीशंस आप बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल जवाब की। और पहले व्यूअर हमारे साथ आदित्य नागपुर से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार सर, मेरे पास बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस है 990 पे 150 शेयर है और मैं काफी दिन से होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, नीचे खींचे जा रहा है। तो
कुछ एवरेज करूँ या होल्ड करूँ? ओके, क्या सजेशन 990 की बाइंग? फिलहाल तो 50-53 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? जी, देखिए अच्छी कंपनी है, जरूर सेलिंग प्रेशर अभी काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि इनको होल्ड करनी चाहिए। इन लेवल्स पे एवरेज ना करे, क्योंकि इनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 990 की और सिर्फ 940 पे के करीब ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो हार्डली 50-60 रुपए का ही फॉल आया है, तो इतने जल्दी एवरेज ना करे। अगर एवरेज करना भी है तो 900 का जो जोन रहेगा वो काफी सेफ जोन है, जहां से वापस एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करे, 890 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में इन्हें वापस 1050 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। बात करेंगे अगले व्यूअर से, नीलेश हैं हमारे साथ गुजरात से। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास क्या सवाल है आपका? ट्राइडेंट के 6000 शेयर है, 40 रुपए के परचेस्ड, एंड अभी करंट रेट तो डाउन ही जा रहा है, तो आप एडवाइस कर सकते हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, मिड और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशन ट्राइडेंट पर? 6000 शेयर्स, 40 रुपए की बाइंग। जी जी, देखिए सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है ट्राइडेंट में, और इनके भाव से तो काफी ज्यादा स्टीप करेक्शन ऑलरेडी इन्होंने देख लिया है। इनका जो भाव काफी ऊपर के भाव पे ये स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म में 25 से लेके 27-28 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वापस काफी बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो 28 के ऊपर जाने में इसमें शायद काफी टाइम लग सकता है। नीचे में एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर 2350 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, बात करते हैं मोहन यादव से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। मोहन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम मेरा सवाल था कि मेरा जो कल्याण ज्वेलर है वो 211 पे 201 शेयर लिया हुआ है, और मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो आगे भविष्य में जाके ये करीब सब 800 के आसपास गया था, फिर वो वापस मैंने छोड़ा, फिर ये अभी नीचे आज भी बहुत डाउन गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी लॉन्ग टर्म में है मेरा नजरिया। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है कल्याण ज्वेलर्स, फिलहाल तो मुनाफे में है, बट क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? 212 की बाइंग है, प्रॉफिट्स लॉक करें, बने रहें, क्या सलाह? देखिए सर, ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छे प्राइस पे उन्होंने लिया और उसके बाद एक अच्छी रैली जरूर देखी। 800 780 तक क्या स्टॉक ऑलमोस्ट चला गया था ये। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए, भले ही अगर आपके लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट का भी पोर्टफोलियो है, क्योंकि अगर आप 780 से देखेंगे तो स्टॉक काफी स्टीप करेक्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट 50% तक की करेक्शन उन लेवल से दे चुका है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता तो उनका शायद प्रॉफिट काफी अच्छा बुक हो जाता। तो यहाँ पर अब हमें लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन्हें जरूर रखना चाहिए। आज तो एक काफी स्टीप करेक्शन है, तो यहाँ पे नीचे और रिएक्शन था आज, यहाँ पे अब एग्जिट करने की सलाह नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस इन्हें एक 370 का जरूर रखना चाहिए। अगर कोई रिवर्सल आता है तो शायद इन्हें एक बार 440 के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। आपके पास आईटीसी भी है क्या मोहन जी? हाँ जी मैम, एक आईटीसी भी है मेरे पास। यहाँ किस स्तर की खरीदारी है आपके? आईटीसी मेरा 312 ऐसे समथिंग में है। ओके, 375 की डिटेल आपने शेयर की थी, मैं उसी के बेसिस पर राय ले लेती हूँ। क्या करना चाहिए आईटीसी में 375 की बाइंग के हिसाब से? फिलहाल तो नुकसान में है। जी देखिए, अच्छा शेयर है। आई थिंक टैक्स के टैक्स के कारण एक बार उसमें जो गिरावट थी उसके बाद थोड़ा सा गिरावट बहुत ज्यादा बढ़ होने लगी है। अगर इस पेंशन को होल्ड करे, अगर हमें एवरेज करना है तो शायद 315 से लेके 310 का जो जोन है तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। वहां पर अगर एवरेज भी करना है एवरेज भी कर सकते हो उसमें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ इनफैक्ट प्रवीण द्विवेदी का एक सवाल है, वो ले लेते हैं। अदानी पार पर इन्होंने सवाल भेजा है, 100 शेयर्स 156 का खरीदारी का भाव है, फिलहाल स्टॉक 18 रुपए नीचे है, इनके भाव से क्या सलाह रहेगी? अडानी पावर में होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 133 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है शायद अगर मार्केट रिवर्स करता है और सपोर्ट देता है तो 145 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। ओके,
बात करते हैं अगले व्यूअर से। अनिल पुरी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास अपना GMR एयरपोर्ट के 300 शेयर है 48 के रेट से, कि इसमें क्या करना चाहिए? 48 के प्राइस से 300 शेयर्स GMR एयरपोर्ट्स, फिलहाल तो 45 रुपए ऊपर इनके भाव से। ले मुनाफा या रखे भी? रखे हुए जी। दीपाली जी, हमें लगता है कि एक बार यहाँ पे लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी गिरावट देखने को मिली और एक क्रूशियल जो लेवल प्राइस का पता हुआ इसको कर दिया, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इसमें। ओके, प्रॉफिट्स बुक कर ले, ये सलाह है GMR एयरपोर्ट्स पर। एक और सवाल लेते हैं और राजदीप नागर ने एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू वारी एनर्जीज पर। वारी एनर्जीज के 95 शेयर्स हैं, 2790 के आसपास खरीदारी का भाव है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, क्या सलाह रहेगी? जी दीपाली जी, वारी तो मेरे पास चार्ट अभी खुल नहीं रहा, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, माफ़ी चाहेंगे, अभी इस पर राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन तब तक दूसरे व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। निशांत हैं हमारे साथ दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। निशांत जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी। मैडम, मैंने 2024 में सितंबर में 1300 शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 186 नालको के। तो मेरे को इसमें अभी क्या ओके, पूछ लेते हैं। नालको 186 की बाइंग है, शानदार मुनाफे में 361 पर बंद हुआ, क्योंकि आज अच्छा खासा पौने 200 रुपए का फायदा हो रहा है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनके भाव से। लेना है मुनाफा या अभी भी रखें? जी दीपाली जी, मेटल में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनी हुई है और स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम कॉपर वाले स्टॉक्स में बहुत अच्छा लेवल पर मिला है। हमें लगता है कि इन्हें पोजीशन में रुके रहना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को जो ट्रेड करके ऊपर लिया है, सो दैट अगर रिवर्सल आता भी है तो इनका प्रॉफिट एक अच्छे लेवल पे बुक हो सके। 340 के करीब पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में शायद 380 से लेके 400 तक के भी लेवल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं बलबीर सिंह संधू से, जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बलबीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली मैडम, नमस्कार बेहती जी, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने 10 दिसंबर के जो प्रोग्राम था उसमें मेरे को ये एडवाइस दी थी कि मेरे पास जो 8000 शेयर थे HDFC बैंक के उसको चेंज करके आप BSE लिमिटेड में चले जाएं। मैंने वो शेयर बेच दिए थे 12 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को मैंने HDFC के 3030 शेयर खरीदे थे और उसकी प्राइस थी 2618 रुपीज 53 पैसा। उसके बाद BSE का शेयर बढ़ गया, तो लास्ट फ्राइडे को मैंने वो सारे शेयर BSE के उनमें 303 रख के बाकी सारे बेच दिए, और उन 303 को बेचकर दोबारा फिर 8000 शेयर HDFC बैंक के परचेज कर लिया, और उनकी परचेज प्राइस है 935 रुपीज 74 पैसा। सो इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि मेरे को इस प्रोसेस में 303 शेयर BSE लिमिटेड के फ्री में मिल गए, क्योंकि BSE लिमिटेड प्राइस इसकी हाइक होगी और HDFC बैंक डाउन हो गया। अब मेरा सवाल यह है कि क्या मैं BSE के ये शेयर रखूं और HDFC में मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाऊं, क्योंकि अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पहले तो वो उसकी परचेज प्राइस 6 रुपीज 25 पैसा थी, अब तो 935 है। अच्छा, एक चीज बताइए डॉक्टर बलवीर, आपका होराइजन क्या है HDFC बैंक में? ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है? नहीं मैडम, मैंने ये जो ट्रेड लिया था, ये 97 में परचेज किया था। वह मैंने 10 दिसंबर को भी बेहती साहब को बताया था, बहुत लॉन्ग टर्म से लिया हुआ है मैंने, ट्रेडिंग पॉइंट से नहीं, लॉन्ग टर्म में ये शेयर रखे हुए हैं। इसी अभी जो नई पोजीशन बनाई 8000 की, ये भी लंबी अवधि के हिसाब से बनाई है ना? हाँ, लंबी अवधि के हिसाब से बनाई है। ठीक है, क्योंकि सभी सभी कहते हैं कि BSE में जब भी कोई करेक्शन आई थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन HDFC में बहुत कम आती है। ओके, तो चलिए, पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमेशा लंबी अवधि में पैसा बनता है, आपने पैसा कमाया HDFC बैंक में। इंटरेस्टिंग है कि आपने BSE लिमिटेड में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। रही बात आपकी अब एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को लेकर क्या राय हो सकती है, वो आशीष से पूछते हैं। तो आशीष, BSE के इनके ये शेयर्स मुनाफे वाले शेयर्स हैं, 303 शेयर 2618 पर है, निकाल दें, रखें, क्या करें? दूसरा इनका सवाल HDFC बैंक पर, इन्होंने वापस से री एंट्री की है बड़ी क्वांटिटी के साथ, 8000 शेयर्स, क्योंकि छोटा पोजीशन नहीं है, 935 के भाव पर। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, कंसीडरिंग कि ये कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? जी
शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो जी बीएससी के शेयर्स भी होल्ड कीजिए, क्योंकि अब जिस तरह से एनएससी के आईपीओ की क्लैरिटी आ रही है, बीएससी में भी काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है जब भी ये आईपीओ के डेट्स क्लैरिटी इसमें मिल पड़ेगी। तो यहाँ पे आप बने हुए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप ले रहे हैं, 550 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे बीएससी में। और वहीं में अगर एचडीएफसी की बात करूँ, देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। स्टॉक जनवरी में 1000+ के लेवल्स दिखाया था, वहां से करेक्ट होकर 8-9% करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इन्हें स्टॉक जो है वो 890 के करीब पे एक रखना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है थोड़ा भी मार्केट सपोर्ट किया तो 980 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए क्लियर आ रही है आपकी इस पोजीशन पर। एक सवाल और लेते हैं। परम ने एक सवाल भेजा मुंबई से सीडीएसएल पर 1401 की बाइंग 160 शेयर्स हैं, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? जी जी देखिए, सीडीएसएल में प्रेशर बना हुआ है और काफी गिरावट यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। 1300 का एक स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन में बने रहे, लेकिन अगर 1300 से नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, एक और सवाल लेते हैं। सुमुख हैं हमारे साथ, एक कॉलर फोन लाइन पर कनेक्टेड दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। सुमुख नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है, क्या जानना चाहते हैं? इनफैक्ट माफ़ कीजिए, फोन लाइन पर कनेक्टेड नहीं है, उनका सवाल ले लेते हैं। IRFC पर इनका सवाल है, 162 की खरीदारी है, ठीक ठाक नुकसान, 46-47 रुपये नीचे इनके भाव से, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? जी जी देखिए, रेलवे स्टॉक्स में प्रेशर बना हुआ है और एंटिसिपेशन था कि शायद एक प्री बजट रैली देखने मिलेगी, या जो दिसंबर में चालू हुई थी वो थोड़ी सी कंटिन्यू होगी, बट वो फेल होते हुए देखने मिली है। और यहाँ पे हमें लग रहा है शायद बजट में कोई सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट नहीं आता है, तो उसमें गिरावट और भी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, 110 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे स्लिप होता है ये तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, एग्जिट करने की सलाह है इस स्टॉक से। अब लेते हैं कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से। और अमित कुमार ने एक सवाल भेजा है, ITC होटल में ये एंट्री करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या सलाह रहेगी आशीष? जी देखिए, काफी अच्छा शेयर है और होल्ड किया है इसने अपने की सपोर्ट एरिया को। अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ऊपर 1 साल तक का, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है 230 तक के लेवल के लिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 180 का सेल मेंटेन करें। ITC होटल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है, जैसे कि आशीष बेहटी ने यहाँ पर मेंशन किया। चलिए शुक्रिया आशीष आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए सभी स्टॉक पोजीशंस पर। इसी के साथ यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। थोड़ी कल का बाजार और अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। पहले नंबर्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। जो नंबर्स रहे हैं वो स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, क्योंकि खराब परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उस हिसाब से नंबर्स स्लाइटली बेटर दिखाई दिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस में मुनाफा देखेंगे तो वो 14% बढ़कर 14% घटकर आया है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 20% के आसपास का ड्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी में रह सकता है। रेवेन्यूज में जहां 1.5 से 2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां 4.5% की ग्रोथ आते हुए दिखाई दी है। मार्जिन्स 21.8 21.9% के आसपास आए हैं, जो कि मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन आगे के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए आगे का आउटलुक क्या बन रहा है नंबर्स के बाद, इस पर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रेड्डीज की मैनेजमेंट मौजूद है और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO MV नरसिम्हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अबाउट द US नंबर्स, स्पेशली जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रोथ रही है वो कैसी रही है, किस तरीके के रेवेन्यूज़ आपने रिपोर्ट किए हैं और क्या आउटलुक है आगे के लिए नॉर्थ अमेरिका सेल्स को लेकर? So overall, as we expected, our Revlimid sales are lower during this quarter as compared to the previous year quarter or in the sequential basis. So that's why overall, you look at the NAG, there's a decline of 12% on year-over-year and as well as on the sequential basis. But however, our base business, as we articulated earlier, we said in over a period of time, there is a
low single digit to mid single digit growth. I think that is the momentum is continuing. ऑल्सो सर, इंडियन मार्केट्स में किस तरीके की फैक्टर्स रहे जिन्होंने सपोर्ट किया इस बार की ग्रोथ को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही थी कि इंडियन मार्केट्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी वो डबल डिजिट में रहेगी, मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। 19% की ग्रोथ आपने वाई बेसिस पे रिपोर्ट की है। किन किन फैक्टर्स ने सपोर्ट किया इंडियन मार्केट्स में जो रेवेन्यूज रहे हैं आपके उनको? It's like a India business. We have introduced the innovative assets. As part of that, I think already we have launched several new molecules like a toripalimab and other molecules as well. And even this quarter also, this Havaxin also, we have launched the hepatitis viral injection. So overall, I think with also the several new products from our in-house pipeline as well as in-license assets. So overall, the growth driven by new products and innovative assets as well as price increase. So that's why if you see, we have this quarter 19% growth as compared to the market growth. Market growth, if you, as per IPM, be it on MAT or MQT, even for the month. So in all the three parameters, we are higher than the market growth. In terms of ranking also for December, we have moved from 10 to 9th rank. But on the MQT, MAT basis, we have continued to be in the 10th rank. ओके, तो परफॉर्मेंस तो इंडियन मार्केट से बेहतर रही है, लेकिन रैंक भी आपकी इंप्रूव हुई है, विच इज कमेंडेबल। अच्छा, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स में किस तरीके के रेवेन्यू नंबर्स रहे इस क्वार्टर में? Dipali, Europe is mainly the growth driven from our NRT, what we have acquired in last year, September 2024. This business is been doing well, and then you would have seen our press presentation also this quarter. It's like last year also was the first quarter, and when you compare with last year versus this quarter, there's a 25% growth from NRT, and also like a Germany, all other markets, Spain, Italy, France also, there's a growth. Except UK, there's a decline. Otherwise, out of all the other markets, I think NRT continue to have like a better than growth what we have anticipated. And all other markets, like our out of 5 major markets other than UK, all markets are in the growth trend. So in view of this, overall, you see like there is a 20% growth for Europe. ओके, अच्छा, इसके अलावा वापस अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो कितने नए प्रोडक्ट्स का डेब्यू हुआ इस क्वार्टर में, और कुछ ANDAs रहे हैं क्या जो आपने फाइल किए हैं? Yes. So we have filed 4 or 5, I think, this quarter, and overall, we are going to file, I think, somewhere 13 to 15 for the full year. ओके, चलिए, तो ये बात हुई अर्निंग्स की। शुक्रिया सर आपका आने के लिए CNBC आवाज़ पर, नंबर्स पर इलाबरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज, देखना होगा कल का रिएक्शन क्या रहता है, लेकिन नंबर्स स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। इंडियन मार्केट में ग्रोथ बेहतर रही है। स्टॉक थोड़ा सा लैकलस्टर था, आज 1% के नुकसान के साथ बंद हुआ था। कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, इसके साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक